की, भारत माता की, भारत माता की। ದಾವಣಗೆರೆಯ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. मंच पर विराजमान कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री अनंत कुमार, श्री येडियुरप्पा जी, श्री जगदीश शेट्टर जी, श्री ईश्वरप्पा जी, श्री अशोक, श्री अरविंद निमावले, श्री जनार्दन स्वामी, शोभा जी, सिद्धेश्वर जी, शिवयोगी स्वामी, रविंद्रनाथ जी, जीवन मूर्ति जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं दावणगिरी में इसके पहले भी आया हूं। आप सबके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन ऐसा जनसागर हमने कभी नहीं देखा। और मुझे यहां हमारे पार्टी के सारे नेता बता रहे थे कि दावणगिरी के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली है, सबसे बड़ी रैली। और ऐसी धूप में आप लोग जो तपस्या कर रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कड़ी धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, वो तपस्या को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी इस तपस्या को, आपकी समस्याओं का समाधान करके इस क्षेत्र का विकास करके आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, एक तरफ आसमान में भी गर्मी शुरू हुई है और राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव आपके कर्नाटक में आए थे। कांग्रेस अध्यक्षा भी दक्षिण में थी। मैं हैरान हूं भाइयों, ये मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को दक्षिण में तो आ रहे हैं,
लेकिन नजदीक में ही आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। भाई बहनों, आज सीमांध्र के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। आज तेलंगाना के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उन पे गांव लगाए हैं, लेकिन मरहम के दो शब्द कहने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनको दिल्ली में सत्ता में बिठाया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने, लेकिन आज आंध्र प्रदेश के लोग जब मुसीबत में है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए दो शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं। राजनीति इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती है। सीमांध्र के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो छोटी मोटी मांगे हैं, तेलंगाना अलग होने के बाद उनको जिन मुसीबतों को झेलना है, कम से कम आप उसका जवाब तो दो। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का नशा इतना है, कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है और इसलिए उनको लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा इसकी परवाह नहीं है। भाइयों, परवाह नहीं। जिनको आपकी परवाह नहीं है, सामान्य मानवी की परवाह नहीं है, आपके दुख दर्द की चिंता नहीं है, ऐसी कांग्रेस की चिंता हमें करनी चाहिए। जरा पूरी ताकत से बोलिए, करनी चाहिए, कभी भी करनी चाहिए। ये ऐसी कांग्रेस को सजा करनी चाहिए, सजा करनी चाहिए। सजा करोगे भाइयों बहनों? अब कांग्रेस को छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलता। आज पूरी पार्टी ऐसे अहंकार में डूबी हुई है कि छोटी मोटी सजा से वो डरते नहीं है। और इसलिए अगर हिंदुस्तान बचाना है, नौजवानों का भविष्य बनाना है, हिंदुस्तान की आने वाली कल की चिंता करनी है, तो एक ही मंत्र लेकर के चलना पड़ेगा, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत। और कहीं कोने में भी उसका एक छोटा सा भी अंश बच गया तो उसको बढ़ने में देर नहीं लगती है। ये ऐसी बीमारी है, वो तेज गति से बढ़ती है और देश को बर्बाद कर देती है। और इसे भाइयों बहनों, भारत का भाग्य बनाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। और उसकी शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत से होती है।
भाइयों बहनों, मैं इनकी जनता को गुमराह करने की जो ताकत है ना, मैं हैरान हूं जी। ये क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, और जनता जनार्दन के सामने पूरी तरह कुछ भी बोलने की इनमें ताकत है। ये भरे तालाब में से बिना भीगे वापिस आकर के खड़े हो जाए, ऐसा इनके अंदर दम है। कैसा बोलते हैं आप सोचिए। कांग्रेस के नेता अभी आए थे कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई हाई कमांड नहीं होता है। उनकी बात पे आपको भरोसा है? जरा मुझे बताइए, भरोसा है क्या कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड नहीं होता है? जरा बोलो तो। बिना हाई कमांड को कांग्रेस पार्टी चलती है? अरे पूरा का पूरा कब्जा एक ही पार्टी, एक ही परिवार के हाथ में, एक ही परिवार के हाथ। और उनकी ये हिम्मत पूरा देश जानता है, सालों से जानता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, नामो निशान। उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है मित्रों। उनके लिए लोकतंत्र का एक सीमित अर्थ है, और वो है चुनाव के माध्यम से सत्ता स्थान पर पहुंचना। बाकी किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जीवन में लोकतंत्र नहीं है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र के 4 दुश्मन होते हैं। डेमोक्रेसी के 4 दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन होता है वंशवाद, परिवारवाद। दूसरा दुश्मन होता है जातिवाद। लोकतंत्र का तीसरा दुश्मन होता है संप्रदायवाद। लोकतंत्र का चौथा दुश्मन होता है अवसरवाद। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि इसके अंदर ये चारों की चारों चीजें मौजूद है। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के पास मूलभूत रूप से लोकतंत्र विरोधी मानसिकताएं पड़ी हो, वो पार्टी कभी भी लोकतंत्र के आधार पर जनता जनार्दन की आवाज नहीं बन सकती है। ये मुट्ठी भर लोगों का ऐशो आराम की जगह बन जाती है, और कांग्रेस वही बन गई है हमारी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक सोच है, सोच, ऐसा कहते हैं, सोच है। जब महात्मा गांधी जीवित थे तब तो कांग्रेस पार्टी एक सोच थी, एक विचार था। लेकिन जब से नकली गांधी आए हैं, कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है। और आप कहते हैं आपके पास सोच है, और आप ये मानते हैं कि औरों के पास सोच ही नहीं है। हम खाली दिमाग के लोग हैं, हम बेफिजूल लोग हैं।
जरा ये आरोप लगाने से पहले अपने गरीबान में देखो, गरीबान में देखो। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। वो आज कर्नाटक की धरती पर मैं व्याख्यायित करना चाहता हूं और हर बात कांग्रेस के नेताओं ने बोली हुई है, सार्वजनिक रूप से बोली हुई है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और अगर उन्हीं की ये बातें, उन्हीं की ये सोच है तो देश को जल्दी से जल्दी इस सोच वाली कांग्रेस से मुक्त कराना आवश्यक बन जाता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहां वो कहते हैं भारत उनके लिए मधुमक्खी का छत्ता है, हनी भी है, हनी भी। आपकी सोच है भारत मधुमक्खी का छत्ता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है। आपकी और हमारी सोच में फर्क क्या है? आप कहते हैं आपकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। यहां बोले कांग्रेस पार्टी की सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। इसकी सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है, ये हमारी सोच है। आपकी सोच क्या है? कांग्रेस की सोच है कि जब तक हम गरीब की बात न करें हमें मजा नहीं आता। क्या बोलते हैं ये लोग? ये कहते हैं हम गरीब की बात न करें हमें मजा नहीं आता। भाइयों बहनों, जब हम गरीब का दुख दर्द सुनते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती है। आपकी सोच और हमारी सोच में ये मूलभूत अंतर है, ये फर्क है। आपकी सोच है, आपकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ये आपकी सोच है, हमारी सोच है पैसे खेत खलिहान में किसानों की मेहनत से उगते हैं, उनकी पसीने से फलते हैं। आपकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। आपकी सोच है समाज को तोड़ो और राज करो, हमारी सोच है समाज को जोड़ो और विकास करो, ये हमारी सोच है। आपकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। आप वंशवाद में पले हैं, हम राष्ट्रवाद में पले हैं। आपकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्रनीति ही सब कुछ है। ये आप में और हमारे में फर्क है। आप दिन रात सोचते हैं सत्ता कैसे बचाएं, हम दिन रात सोचते हैं देश कैसे बचाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब हर हिंदुस्तानी आपकी सोच को समझ चुका है, आपकी बातों को समझ चुका है।
और देश आपसे भी मुक्ति चाहता है, आपकी सोच से भी मुक्ति चाहता है, आपके कारनामों से भी मुक्ति चाहता है। देश अब ज्यादा बर्बाद होने के लिए तैयार नहीं है। अब देश ज्यादा आपको सहने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये महाशय यहां आकर के महिलाओं की चिंता कर रहे थे। मेरे कांग्रेस के महानुभाव, आपको अगर सचमुच में महिलाओं की इतनी चिंता है तो कम से कम महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। हमारी माताएं बहनें सुख चैन की जिंदगी जी सकती है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। जरा पूरी ताकत से बोलो। बलेरी के कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में बेलेरी का वादा किया था। महंगाई कम हुई कम? जरा मेरी महिला बहनें बैठी है, बताइए, हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई तो कम नहीं हो रही है। अरे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को जहां छोड़ा था वहां तो वापस ले आओ, वहां तो वापस ले आओ। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। गरीब का बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है। लेकिन दिल्ली की सरकार महिलाओं के बीच जाकर के वादे करती है, भरोसा देती है। भाइयों बहनों, आज हर दिन टीवी चालू करो, टीवी में आए दिन एक खबर तो आती ही आती है कि दिल्ली में आज एक बाला पे बलात्कार हो गया, कभी आता है सामूहिक बलात्कार हो गया, कभी आता है 2 बच्चियों पे बलात्कार हो गया। आए दिन दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली को रैप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? कांग्रेस के महाशय, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रैप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं जरा कांग्रेस के महाशय को पूछना चाहता हूं, आप में अगर हिम्मत है तो कर्नाटक में आपने भाषण करके गए हो,
कर्नाटक की जनता को जवाब दो, देश की जनता को जवाब दो। अकेले राजस्थान में आपकी पार्टी के कितने नेता जेल में है? इतना ही नहीं, जेल में तो है, लेकिन ये भी जरा बताओ इस बात के कारण वो जेल में है, जरा जवाब तो दो। इतना हरियाणा में आपकी सरकार है, आपका मंत्री जेल में सड़ रहा है, किस बात के कारण जेल में सड़ रहा है, जरा जवाब दो। अब वो कच्चा चिट्ठा खोलना नहीं चाहते, लेकिन मेहरबानी करके हवा में बातें करके लोगों को गुमराह करने वाला आपका जो कारोबार है, वो कारोबार आप बंद कीजिए और माताओं बहनों को सुरक्षा कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, महंगाई कम हो, 2 टाइम घर में चूल्हा जले, गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को खाना मिले, कम से कम इसकी तो बात करो। लेकिन आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। जब उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पंचायत में भी कांग्रेस, नगर पालिका में भी कांग्रेस, महानगर पालिका में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, जहां देखो वहां कांग्रेस ही कांग्रेस थी। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। हम कहीं कोने में पड़े हुए थे, ऊपर से नीचे तक आप ही की सत्ता थी। आपके पिताजी ने कहा था, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये आपके पिताजी ने कहा था। ये देश जानना चाहता है वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था और रुपया 15 पैसे में बदल जाता था, वो कौन सा पंजा था? अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की कोख में कुछ पलता है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार पलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस और भ्रष्टाचार 2 जुड़वा बहने हैं। जहां कांग्रेस जाएगी वहां भ्रष्टाचार जाएगा, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां कांग्रेस मौजूद होगी। आपने जब तक कांग्रेस से मुक्ति नहीं लेते, भ्रष्टाचार से देश मुक्त नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, और हमें कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण ये बिल मंजूर नहीं होते। कम से कम देश की जनता के सामने तो सच बोलने की आदत रखो। अब जनता आपके झूठ को जान चुकी है, सरासर झूठ बोल रहे हो। इतना ही नहीं, देश साक्षी है। इन दिनों पार्लियामेंट में क्या हो रहा है भाइयों बहनों? पार्लियामेंट के अंदर तूफान कौन कर रहा है? स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके मंत्री परिषद के सदस्य पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, बैल में आके बैठ जाते हैं। आप भी पार्टी के लोग हैं। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी अब तक देश की आंखों में धूल ना झोंकती थी। देश की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस करती थी, अब मिर्ची झोंकने का काम भी कांग्रेस कर रही है।
देश की आंखों में मिर्ची डालने का काम और पार्लियामेंट से उन्होंने शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी को इसकी रत्ती भर पीड़ा नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की आंखों में मिर्ची फेंकने का काम हो जाए और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दांव पेच में डूबी रहे, इससे ज्यादा असंवेदनशील कोई हो नहीं सकता है भाइयों। ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को रत्ती भर भी लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र की परंपराओं में विश्वास नहीं। भाइयों बहनों, हमारा यहां का किसान गन्ने की खेती करता है। मेरे गन्ने की खेती करने वाले किसान मुझे बताइए, क्या आपको उचित दाम मिलते हैं क्या? शुगर केन की जो खेती करते हैं उचित दाम मिल रहे हैं क्या? क्यों ये हालत किसने पैदा की? यहां का किसान कपास की खेती करता है। एक जमाना था ये दावणगिरी टेक्सटाइल की दुनिया में मैनचेस्टर माना जाता था। मैनचेस्टर क्या कारण है? क्या कारण है ताले लग गए? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का किसान कॉटन पैदा करे, कॉटन सीड से ऑयल भी निकाले। एक तरफ तो पामोलिन आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी तरफ कर्नाटक में कोकोनट का ऑयल मिल सकता है, कर्नाटक में कॉटन का ऑयल मिल सकता है, कॉटन सीड्स का। देश को पामोलिन कम इंपोर्ट करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। कोकोनट वाले किसानों को कैसे मदद मिले, कॉटन पैदा करने वाले किसानों को कैसे मदद मिले, वो तेल का उपयोग ज्यादा कैसे बढ़े, विदेशों से तेल लाने की जरूरत क्यों न पड़े, इस दिशा में आपको सोचने की फुर्सत नहीं। अब करते हो तो क्या करते हो? मैं हैरान हूं। एक तरफ तो आप भाषण देते हो, एक्सपोर्ट बनना चाहिए, एक्सपोर्ट बनना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए यही उपाय है। भाषण तो बहुत बढ़िया देते हो, लेकिन जब हिंदुस्तान का किसान कॉटन पैदा करता है और वो जब कॉटन एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो आप रातों रात प्रतिबंध लगा देते हो। भाइयों बहनों, 2 साल पहले कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके कारण कॉटन की खेती करने वाला, कपास की खेती करने वाला हमारा किसान हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गया, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं। क्या भाइयों बहनों, हमारा कॉटन की खेती करने वाले को हम एक नया विश्वास नहीं दे सकते हैं? गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया है भाइयों बहनों, हमने एक 5F फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हर एक को काम आने की पूरी संभावना है। हमारी 5F फॉर्मूला है। हम कहते हैं जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं, अगर उनकी भलाई करनी है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हिंदुस्तान के किसान को अगर ताकतवर बनाना है, तो उसका श्रेष्ठ उपाय ये है, हम कहते हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये मेरी 5F फॉर्मूला है। जहां कॉटन पैदा होता है वहीं पर धागा बने, जहां धागा है
वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बने, और जहां रेडीमेड गारमेंट बने वहीं से दुनिया के बाजार में बिके हमारा कॉटन पैदा करने वाला किसान सुखी हो जाए। कौन कहता है समस्याओं का समाधान नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, उनको समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। आप देखिए, यहां हमारा किसान मक्के ज्वार की खेती करता है, मेक्केजोड़ा हमारे हम हिंदी में उसको मक्का बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं मक्के की रोटी। ये हमारी बंजारा बहन मक्का बोलती है। हमारे बंजारा जो बंजारा लोग है ना, उनका हमारा पारिवारिक संबंध है। आज भी बंजारा के घर में जाओगे तो बहुत सारे शब्द आपको गुजराती सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे गुजराती शब्द बंजारा परिवार में आज भी बोले जाते हैं। गुजरात से बंजारा, पूरा देश में जितने भी बंजारा है उनका गुजरात से विशेष नाता है, और इसमें मेरा भी आप लोगों से नाता है। भाइयों बहनों, ये मक्के आज सारी दुनिया में रिसर्च हुआ है। शुगर के प्रोडक्शन में आज मक्के का बहुत उपयोग हो सकता है। हमारे देश को कभी शुगर इंपोर्ट न करनी पड़े, ये स्थिति है। वैल्यू एडिशन कैसे हो, मूल्य वृद्धि कैसे हो, उस दिशा में हम जब तक रिसर्च नहीं करते, योजना नहीं करते, हमारे किसानों को बचा नहीं सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारा किसान जो उत्पादन करता है तो उसको मूल्य वृद्धि मिलनी चाहिए। अगर हमारा किसान उत्पादन करेगा तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिले, हालत क्या बनती है? आपके कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरा एक किसान भाई आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, और केंद्र से आकर के नेताओं को किसानों के लिए बोलने के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है, संवेदना का एक शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, एक किसान का भला नहीं कर सकते। अभी येडियुरप्पा जी कह रहे थे नदियों को जोड़ने की बात। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, हम नदियों को जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, नदियों को जोड़ने से हर एक का भला होता है। जहां बाढ़ आती है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं, और जहां सूखा पड़ता है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पानी का सही उपयोग पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा बना सकता है। और भाइयों बहनों, ये संभव है, हमने गुजरात में करके दिखाया है। आप लोग अगर अहमदाबाद गए होंगे तो आपने देखा होगा साबरमती नदी लबालब पानी से भरी हुई है। वो साबरमती नदी में साबरमती का पानी नहीं है, वो साबरमती नदी में नर्मदा का पानी है। हमने साबरमती और नर्मदा को जोड़ा है और साबरमती को जिंदा किया है। भाइयों बहनों, हमने 20 नदियों को जोड़ा और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे यहां कृषि विकास में हमने नई ऊंचाइयों को पार किया। पिछले 10 साल में करीब 10% कृषि विकास दर करके हमने एक नया इतिहास बना दिया। ये काम हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारा किसान पसीना बहाने को तैयार है। हमारा किसान देश के लिए जान लगाने वाला किसान होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी एक कोशिश है कि हमारा किसान, और मैं एक बात के लिए येडियुरप्पा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने पूरे देश में पहली एक शुरुआत की, किसानों का अलग बजट रखा होगा। हमारे देश में रेलवे का तो अलग बजट होता है,
लेकिन किसान का अलग बजट रखने का काम, एक नई परंपरा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में किया था। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच साफ है। गांव गरीब किसान की चिंता करेंगे तभी देश का अर्थतंत्र ठीक पटरी पर आएगा। अगर हम किसान की चिंता नहीं करेंगे, अगर हम गांव की चिंता नहीं करेंगे, अगर हम गरीब की चिंता नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति पटरी पर आने की संभावना नहीं है। और इसलिए जितना काम, जितनी ताकत हमारे किसान को सशक्त बनाने के लिए करेंगे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कराने के लिए करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन नेटवर्क खड़ा करेंगे, एग्री प्रोडक्ट के लिए मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करेंगे, एग्री प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन की व्यवस्था करेंगे, तभी हमारे देश के किसान का भला होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में अब चुनाव सामने नजदीक आ रहा है। कर्नाटक फिर एक बार दिल्ली की सल्तनत को प्रचार करे, चैलेंज करे। दिल्ली से कांग्रेस को हटाने के लिए कर्नाटक की जनता की मुझे मदद चाहिए। मैं कर्नाटक की जनता से साथ सहकार मांगने आया हूं। और भाइयों बहनों, कर्नाटक ने मुझे बहुत प्यार दिया, यहां के नौजवानों ने मुझे प्यार दिया। आपका प्यार मिला है, अब मुझे कर्नाटक से कमल भी चाहिए। हर पार्लियामेंट सीट से एक कमल दिल्ली भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस कमल पर लक्ष्मी जी को विराजित करके मैं कर्नाटक के वापस जाऊंगा। और अगर एक बार लक्ष्मी जी आ गई तो फिर समृद्धि आना निश्चित है, सुख आना निश्चित है, संपन्नता आनी निश्चित है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, वंदे। ऐसे नहीं, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, वंदे वंदे।